हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जिन्होंने अभी वाला सेशन ज्वाइन किया है वो बच्चे सबसे पहले रोड मैप वाला सेशन देखे, क्योंकि रोड मैप वाले सेशन में मैं नेटवर्क के बारे में बता चुका हूं कि EAC 2021 के अंदर नेटवर्क में से कितना वेटेज होगा, कितना नहीं होगा, कौन से सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा कमांड करना है। क्योंकि यहां पे अभिनंदन सर आएंगे जो कि मशीन्स लेके आएंगे, डिजिटल लेके आएंगे, कृष्णा सर लेके आएंगे, कंट्रोल सिस्टम आपके विनोद सर लेके आएंगे, जो कि 4 मंथ के अंदर आपको क्रैश कोर्स मिलेगा और अच्छा वाला। अगर आप इस क्रैश कोर्स को अच्छे से फॉलो करते हो तो देख लेना, जो कि 18 जुलाई को EAC 2021 का पेपर होने वाला है, उसको अच्छे से आप क्रैक कर सकते हो। और इसका सारा का सारा डिटेल में मैं इंफॉर्मेशन फर्स्ट सेशन में दे चुका हूं, जो कि रोड मैप के अंदर आया था। तो रोड मैप जिन्होंने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस सेशन को देखें, आपको बेसिक आइडिया पता चल जाएगा कि नेटवर्क का कितना वेटेज है, कितना पूछा जाता है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। ओके, तो एक बार जरूर जाके देखें। और दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि सबसे पहले सब सारे के सारे बच्चे यहां पे जो टेलीग्राम चैनल जो गिवन है नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। क्योंकि वहीं पे आपको यहां के पीडीएफ भी वहीं पे मिलेंगे। दूसरी चीज, वहां पे पीडीएफ के साथ साथ जितने भी लिंक होंगे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पे होगी, प्लस क्वेश्चंस, जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो सब वहां पे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो आप टेलीग्राम जेनिक का ज्वाइन करो, जो जेनिक ऑफिशियल वाला है, ठीक है। तो नीचे पिन टेप भी कर दिया है, उसको वहां से जाके आप ज्वाइन कर लो। और दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि आपके पास इसका एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जो कि यहां पे EAC 2021 का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है। इससे आप EAC अच्छे से क्वालिफाइड कर सकते हो। ओके, तो हम विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं नेटवर्क सर्किट। तो नेटवर्क सर्किट के अंदर हम ऑलवेज क्या करते हैं कि KVL KCL ही लगाते रह जाते हैं, ठीक है। हमारे को बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता होता कि KVL लगा है, KCL लगा है, कहां पे पावर कैसे निकालनी होती है, कहां पे करंट कैसे निकालनी होती है। तो ये बेसिक आइडिया अगर हमारे को अच्छे से नहीं पता होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि गलतियां करते जाते हैं। तो इसीलिए आपको फॉलो करना है इस क्रैश कोर्स को। इस क्रैश कोर्स से मैं बोल रहा हूं ना, मैंने बोला ना कि एक IITian में दिमाग बहुत कम होता है, वो कम कंटेंट लेता है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन करना उसको अच्छे से आता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको उसको यूटिलाइज अच्छे फॉर्म में करना है। तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है? नेटवर्क का मतलब होता है एक बिल्डिंग, एंड सर्किट का मतलब क्या होता है? सर्किट का मतलब एक रूम, मतलब नेटवर्क के अंदर आपका एक सर्किट है। तो सबसे पहले हम बेसिक क्वांटिटी बात करेंगे कि बेसिक क्वांटिटी कौन कौन सी यहां पे नेटवर्क के अंदर। बेसिक क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी। अगर बेसिक क्वांटिटी में मैं फर्स्ट में मैं बात करता हूं, फर्स्ट है चार्ज, चार्ज QOT, ठीक है। चार्ज के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि जैसे कि आपके पास एक हाथ है, दूसरा हाथ इस पर रखते हो, तो दोनों को जब आप एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हो तो यहां से क्या फ्लो होता है? एक चार्ज फ्लो होता है। आपके पास एक चेयर होगी, चेयर पे आप किसी भी चीज से मारिए, आप टॉवल से भी मार सकते हो। अगर वहां पे टॉवल से आप मारते हो तो वहां पे एक फ्लो होता है, वो होता है चार्ज। ओके, तो इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है, यहां पे इसका यूनिट क्या होता है? कूलम, कूलम्स। ओके, सेकंड है आपके पास बेसिक क्वांटिटी में करंट, करंट I/T। ओके, करंट का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसे ही आप क्या बोलते हो? करंट बोलते हो। एंड करंट को मैं बता देता हूं, द टाइम रेट ऑफ चेंज। ओके, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, द टाइम rate of change. Okay, the time rate of change that is called as current, या ऐसे भी बोल सकते हो flow of electron that is called as current. Okay, and current को flow कराने के लिए याद रखना, current को flow कराने के लिए हमेशा potential difference की नीड पड़ेगी। जब भी current flow होगा तो वहां पे potential difference होना जरूरी है, ये याद रखना। ओके, सेकंड क्या डेफिनेशन लिख सकते हो? flow of electrons, flow of
इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज करंट। तो करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी ऑफ टी, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ओके, दैट इज कॉल्ड एज करंट। तो इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ओके, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और यहां पे आपको कंडीशन क्या याद रखना है कि जब भी करंट फ्लो होगा, उस कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन है आपके पास रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस का होना कंपलसरी है अगर आप करंट फ्लो करा रहे हो। अगर वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो आप करंट का फ्लो नहीं करा सकते हो। सेकंड कंडीशन है रिटर्न पाथ, रिक्वायर्ड रिटर्न पाथ, ओके, रिटर्न पाथ। अगर करंट यहां से कहीं दूर की ओर चली गई है तो उसका वापस यहां पे आना भी जरूरी है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि करंट चली गई और वापस आई नहीं, तो उस सर्किट का कोई मतलब निकलेगा नहीं। ओके, तो अगर करंट यहां से ट्रेवल होगी तो वापस यहां पे जरूर आएगी, तो मतलब रिटर्न पाथ का होना कंपलसरी है। थर्ड पॉइंट है यहां पे आपके पास क्लोज्ड पाथ। ओके बच्चा, क्लोज पाथ का होना कंपलसरी है, क्लोज पाथ का होना कंपलसरी है। अगर आप करंट फ्लो करा रहे हो तो वहां पे क्लोज पाथ का होना कंपलसरी है। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा। तो यहां पे चार्ज के बारे में बता दिया, करंट के बारे में बता दिया। नेक्स्ट है आपके पास वोल्टेज। वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि आपके पास ये एक सर्किट है, यहां पे पोटेंशियल ए, यहां पे बी प्लस माइनस वी ए बी। ओके, और ये आपके पास एलिमेंट है। एलिमेंट मतलब यहां पे रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है। ओके, मतलब यहां पे जो चार्ज होगा, उस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये चार्ज है, इसको ए पॉइंट से लेके आपको कहां तक लाना है, बी पॉइंट तक, थ्रू एलिमेंट। ओके, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको चार्ज को यहां तक लाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे ही आप क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो मतलब आप वोल्टेज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो, डी डब्ल्यू बाई डी ऑफ क्यू। मतलब डी डब्ल्यू मतलब एनर्जी, डी क्यू मतलब चार्ज। समझ में आया आपको? मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को लाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वही आपका वोल्टेज होता है। ओके, तो मतलब डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, दिस डी डब्ल्यू मतलब एनर्जी, या आप इसे वर्क भी बोल सकते हो। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ओके, थर्ड में हम बात करेंगे, इसको वोल्टेज से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट। ओके, फोर्थ है आपके पास पावर। पावर में सबसे पहले बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो यहां पे देखो कि जो ये पावर होती है ना, ये टाइम वेरिंग नेचर की होती है। ओके, टाइम वेरिंग नेचर क्वांटिटी होती है। पावर क्या होती है, टाइम वेरिंग नेचर क्वांटिटी, टाइम वेरिंग नेचर क्वांटिटी। ओके,
दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंट पावर, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंट पावर। मतलब इंस्टेंट पावर जो पूरा होल सर्किट होगा, जैसे कि मैं यहां पे बताना चाहूं कि ये आपके पास वोल्टेज है और यहां पे आपके पास ये रेजिस्टेंस है और यहां पे ये आपके पास एक और रेजिस्टेंस है। इसको R1 बोल देता हूं, ये R2 बोल देता हूं, इसे ये वोल्टेज बोल देता हूं। इस पूरे सर्किट के अंदर जो पावर होगी, जो पूरे सर्किट के अंदर पावर को आप कैलकुलेट करोगे, उसका वैल्यू कितना होगा? जीरो। क्यों होगा जीरो? क्योंकि आपको पता है कि वोल्टेज क्या होता है, जो यहां पे वोल्टेज मतलब एक्टिव सोर्स जो पावर को डिलीवर करेगा, ओके। एंड रजिस्टर क्या होता है? पैसिव एलिमेंट, मतलब जो पावर को एब्जॉर्ब करेगा। ये क्या करते हैं? पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ओके। और ये क्या करता है? पावर को डिलीवर करता है। ये पावर को क्या करता है? डिलीवर करता है। तो अगर पूरे के पूरे सर्किट की मैं बात करता हूं, तो पूरे के पूरे सर्किट में जब पावर का आप कैलकुलेशन करोगे तो वो जीरो आएगा। मतलब सम ऑफ एलजेब्रिक पावर, सम ऑफ एलजेब्रिक पावर इक्वल्स टू जीरो, सम ऑफ एलजेब्रिक पावर इक्वल्स टू जीरो। ये जीरो क्यों हो गया? क्योंकि आपको पता है, आपको पता है कि ये आपके पास एक रजिस्टर है, ओके, और ये आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है। ध्यान से सुनना इस चीज को ध्यान से सुनना कि ये आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है और ये आपके पास एक रजिस्टर है, ओके। अब देखो कि मैं इस रजिस्टर को भी इसी के साथ कनेक्ट कर देता हूं। देखो, चलो ठीक है, अलग अलग ही सही है। अब देखो कि जो ये वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स से अगर करंट ऐसे ट्रेवल कर रही है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर की ओर जा रही है तो उसे बोलते हो आप पावर डिलीवर, पावर डिलीवर। मतलब V इंटू आई, V इंटू आई मतलब कितना हो गया? VI, ओके। अगर ये करंट यहां पे ऐसे इंटर करती है, इस वोल्टेज सोर्स के अंदर अगर ये करंट इंटर करती है, तो यहां पे पावर क्या हो जाती? पावर एब्जॉर्ब, पावर एब्जॉर्ब मतलब V इंटू माइनस ऑफ आई। समझ में आया आपको? जब पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इंटर करती है तो उसे क्या बोलते हो? पावर एब्जॉर्ब। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउट गोइंग होती है तो उसे क्या बोलते हो? पावर डिलीवर। अब ये पावर एब्जॉर्ब और ये पावर डिलीवर, ओके। अब इसका एडिशन करके देख लो एक बार, कितना आया? टोटल पावर इक्वल्स टू जीरो, ओके। अगर इस रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूं, तो अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है, अगर यहां पे करंट इंटर कर रही है, अगर करंट इंटर कर रही है तो मतलब क्या हो रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट इंटर कर रही है। देखो, जब ये करंट इंटर हुई थी इस पॉजिटिव टर्मिनल पे तो क्या बोला आपने? पावर एब्जॉर्ब। अब इस रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल पे अगर करंट इंटर होगी तो क्या बोलोगे? पावर एब्जॉर्ब, पावर एब्जॉर्ब। पावर एब्जॉर्ब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V इंटू आई, V इंटू आई। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, I स्क्वायर R, ओके। अब जो ये वोल्टेज है ना, ये सप्लाई वोल्टेज नहीं है, ये याद रखना। ये जो वोल्टेज है ना, ये सप्लाई वोल्टेज नहीं है, ये इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज है, ये इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज है। तो हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये फॉर्मूला आप यूज करो, ये फॉर्मूला आप यूज करो। अगर मैं बोल दूं कि अगर यहां से करंट ऐसे हो रही थी, करंट यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से आउट गोइंग हो रही थी, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से आउट गोइंग हो रही थी तो आप इससे क्या लिखते? पावर, पावर डिलीवर, ओके। पॉजिटिव टर्मिनल से देखो ना, पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट आउट गोइंग है तो उसे आपने कैसे रिप्रेजेंट किया? आपने कैसे रिप्रेजेंट किया? आउट गोइंग। आउट गोइंग मतलब पावर आउटपुट, ओके। पावर आउटपुट मतलब पावर डिलीवर, ओके। पावर डिलीवर मतलब यहां पे भी तो ऐसा ही करोगे। जब यहां पे पॉजिटिव से आउट गोइंग होगा तो आप क्या बोलोगे? पावर डिलीवर, V इंटू आई, ओके। मतलब I स्क्वायर इंटू आर माइनस आई स्क्वायर इंटू आई, ओके। ये याद रखना, हमेशा आप I स्क्वायर आर यूज करो, क्योंकि वोल्टेज में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहां पे सप्लाई वोल्टेज लेना है या रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज लेना है। तो हमेशा याद रखना, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का ही आपको वोल्टेज लेना है, ओके। सप्लाई वोल्टेज नहीं लेना है। तो हमेशा आप यूज करो I स्क्वायर इंटू आर, ओके। समझ में आया कि पावर डिलीवर क्या होता है, पावर एब्जॉर्ब क्या होता है? जब आप इनका एडिशन करोगे, जब आप इनका एडिशन करोगे, देखो, पावर डिलीवर प्लस पावर एब्जॉर्ब,
इक्वल्स टू क्या होगा, 0। पूरे के पूरे सर्किट के अंदर पावर डिलीवर प्लस पावर एब्जॉर्ब का कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ गया, सम ऑफ एलजेब्रिक पावर इक्वल्स टू 0। जैसे कि अगर यहां पे ये एलिमेंट है, ध्यान से सुनो, जैसे कि आपके पास ये एलिमेंट है, ओके, ये एलिमेंट है, मैं 4 एलिमेंट लेता हूं यहां पे, नेक्स्ट एलिमेंट और लेता हूं मैं यहां पे, ओके, नेक्स्ट एलिमेंट और लेता हूं मैं यहां पे, ओके, प्लस माइनस, ओके। अब देखो, अगर मैं बोल देता हूं कि यहां पे जो वोल्टेज है वो 4 वोल्टेज है और यहां पे जो करंट ट्रेवल हो रहा है वो कितना है, 3 एम्पियर है, ओके। तो अब यहां से आप पावर निकालोगे तो मतलब इस पॉजिटिव टर्मिनल से पावर आउट गोइंग हो रही है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल से पावर आउट गोइंग हो रही है तो आप इसे क्या बोलोगे, पावर डिलीवर इंटू वी इंटू आई, मतलब वी का वैल्यू कितना है, 4 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 12 वाट, ओके। मतलब यहां से पावर डिलीवर हो रही है। यही एलिमेंट मैंने यहां पे लिया है, ओके, यही एलिमेंट यहां पे लिया है। अगर यहां पे पोलैरिटी में चेंज कर देता हूं, माइनस प्लस 4 वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन आपका ऐसे ही मैं रखता हूं, अगर ऐसे ही मैं रखता हूं तो I इक्वल टू 3 एम्पियर, ओके। अगर करंट का डायरेक्शन में ऐसे ही रखता हूं तो इस एलिमेंट पे देखो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल था, यहां से करंट निकलना चाहिए था, बट यहां पे करंट क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है। अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर हो रहा है तो उसे क्या बोलोगे, पावर एब्जॉर्ब, पावर का एब्जॉर्ब हो रहा है यहां पे, तो आप लिख सकते हो ना 4 इंटू माइनस 3, मतलब 4 इंटू माइनस 3 कितना आ गया, माइनस 12 वाट, ओके। ये तो हो गया पावर एब्जॉर्ब, ये भी हो गया आपके पास पावर डिलीवर। अगर नेक्स्ट सर्किट में मैं बात करता हूं कि यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल 4 वोल्टेज और यहां पे जो करंट है वो 3 एम्पीयर यहां पे इंटर हो रही है, ओके। अब देखो कि 4 वोल्टेज टर्मिनल, देखो पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे, नेगेटिव टर्मिनल यहां पे, करंट पॉजिटिव टर्मिनल पे इंटर हो रही है। अगर पॉजिटिव पे इंटर हो रही है तो ये क्या हो गया आपके पास, पावर एब्जॉर्ब, ओके, V इंटू आई, ओके। तो V का वैल्यू कितना है, 4 इंटू माइनस ऑफ 3 इक्वल्स टू माइनस 12 वाट, ओके। समझ में आया। अगर यही पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे है 4 वोल्टेज, यही पॉजिटिव टर्मिनल आपका ऐसा का ऐसा है और करंट, अगर मैं इसको ऐसा करता हूं, यहां पे माइनस कर देता हूं और यहां पे प्लस टर्मिनल कर देता हूं, ओके। अब क्या करता हूं, करंट का डायरेक्शन ऐसे ही रखता हूं, चेंज नहीं करता हूं, 3 एम्पियर। अब देखो कि करंट का जो ट्रेवलिंग पाथ है वो पॉजिटिव से आउट गोइंग है। अगर आउट गोइंग है तो यहां पे क्या हो रहा है, पावर का डिलीवर कितना आया आपके पास, V इंटू आई, मतलब कितना आया, 4 इंटू 3, मतलब कितना आ गया, 12 वाट। अब यहां पे ऐड करके देख लो, इनका समेशन करके देख लो कि पावर एब्जॉर्ब प्लस पावर डिलीवर कितना आता है, 0 ही तो आएगा ना। देखो यहां पे डिलीवर और ये आपके पास डिलीवर कितना हो गया, 24, और यहां पे ये एब्जॉर्ब और ये आपके पास एब्जॉर्ब, मतलब इसीलिए मैंने बोला कि कंप्लीट जो सर्किट होता है उसके अंदर पावर कितना होता है, 0 होता है, पूरे कंप्लीट सर्किट के अंदर, ओके। इतना समझ में आ गया। तो आपने देखा होगा कि पावर डिलीवर इक्वल्स टू पावर एब्जॉर्ब, ओके। इसे आप क्या बोलते हो, टेलीगन्स थ्योरम, ठीक है। टेलीगन्स थ्योरम कुछ नहीं होता कि डिलीवरिंग पावर इक्वल्स टू क्या होता है, एब्जॉर्बिंग पावर। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, जो घरों पे लाइट का जो बिल आता है ना, वहां पे आप पावर का बिल नहीं देते हो। हमेशा याद रखना, जो बिल पे करते हैं हम एनर्जी का पे करते हैं, ओके। तो पावर के लिए मैं बात कर रहा था यहां पे, तो पावर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, dW/dt।
किसी भी इंस्टेंट पे आप पावर निकाल सकते हो। dw मतलब एनर्जी बोलो या वर्क बोलो। ओके, तो अगर मैं इसको dq से डिवाइड करूं, अगर चार्ज से मैं डिवाइड करूं और तो डिवाइड किया तो उसको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करता हूं मैं, dw डिवाइड बाय dq, तो अगर इसको डिवाइड किया तो dq से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, dq बाय dt। अभी अभी मैंने बताया कि dq बाय dt क्या होता है, इंस्टेंट करंट। ओके, इंस्टेंट करंट। ओके, और आपके पास dw बाई dq क्या होता है, इंस्टेंट वोल्टेज। ओके, तो मतलब आप बोल सकते हो कि पावर इक्वल्स टू इंस्टेंट वोल्टेज इनटू इंस्टेंट करंट। मतलब AC और DC में कोई चेंज नहीं होगा, जितना जो AC में होगा वही DC में होगा। ऐसा नहीं है कि जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो आपका AC में चेंज हो जाएगा, वो DC में चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, सेम ऐसा ही रहेगा। ओके, पावर आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। तो इसके बाद आपसे बात करते हैं एनर्जी की। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनर्जी की। फोर्थ क्वांटिटी एनर्जी। ओके, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना उसे क्रिएट किया जा सकता है। ओके, ओनली उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। ओके, एनर्जी नॉट क्रिएट, नॉट डिस्ट्रॉय, ओके, ओनली ट्रांसफर। ओके, एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ओनली ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि आपके पास 100 kg का वेट है, आपको उसको उठाना है, तो आपने क्या किया, पूरी की पूरी एनर्जी वहां पे ट्रांसफर की उसको उठाने के लिए, ओनली उसको ट्रांसफर की उसको उठाने के लिए। तो इसीलिए तो मैंने बोला एनर्जी को ओनली ट्रांसफर किया जा सकता है, उसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और जो इसका यूनिट होता है वो होता है जूल। ओके, जो इसका यूनिट होता है वो जूल। तो याद रखना 1 वॉट हावर इक्वल्स टू 3600 जूल। ओके, जो आप बिल पे करते हो वो एनर्जी का ही पे करते हो। ओके, तो अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं एनर्जी को, तो एनर्जी इक्वल्स टू, अगर टी नोट से लेके T1 तक मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, टी नोट से लेके T1 P DOT। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ पावर। अगर आप पावर का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनर्जी की वहां पे कितना एनर्जी है। तो ये बेसिक क्वांटिटी थी जो आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल सी क्वांटिटी है, यहां पे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है एलिमेंट। नेक्स्ट है एलिमेंट। ओके, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है रेजिस्टेंस। फर्स्ट है रेजिस्टेंस। ओके, सेकंड क्या है आपके पास, इंडक्टर। थर्ड क्या है आपके पास, कैपेसिटर। ओके, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर क्या करते हैं, जो एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करते हैं वो क्या होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो आप बोल सकते हो एनर्जी एब्जॉर्ब। और ये भी क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब। ओके, और ये भी क्या करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब। ओके, तीनों की तीनों क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड रेजिस्टेंस क्या करता है, जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है उसको वो डिसिपेटेड करता है। किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। ओके, तो याद रखना डिसिपेटेड इन हीट की फॉर्म में करता है। ओके, डिसिपेटेड, जो एनर्जी होती है उसको क्या कर देता है, डिसिपेटेड कर देता है। किस फॉर्म में, इन हीट फॉर्म। ओके, इन हीट। ओके, तो ये डिसिपेटेड कर देता है किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में उसको डिसिपेटेड कर देता है। ओके, मतलब ये करंट का क्या करता है, रजिस्ट करता है। ओके, करंट का क्या करता है, रजिस्ट करता है। और आपके पास जो इंडक्टर होता है वो क्या करता है, वो चेंज ऑफ करंट का रजिस्ट करता है।
ओके उसका अपोज करता है, मतलब ये करंट का अपोज करता है, ये चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, ये चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है। याद रखना तीनों के बारे में कंडीशन। ओके ये चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, ये चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है, और ये चेंज ऑफ ये रेजिस्टेंस का अपोज करता है। ओके बस इतना सा आपको याद रखना है। अब ये जो है आपके पास रेजिस्टेंस, ये क्या स्टैटिक एलिमेंट, स्टैटिक एलिमेंट। जहां पे भी हीट का नाम आ जाए तो मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, क्योंकि वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको डिसिपेटेड कर देता है वो हीट की फॉर्म में। एंड जो आपके पास इंडक्टर है और वो कैपेसिटर, ये क्या होते हैं आपके पास, उसको स्टोर करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। इसीलिए इसी को क्या बोलते हो आप, मेमोरी एलिमेंट, मेमोरी एलिमेंट। ओके ये उसको स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हो आप, मेमोरी एलिमेंट। और याद रखना ओनली मैं ये आइडियल की ही बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली नहीं। ओके ओनली में जो ये बात की है मैंने, ये आइडियली बात की है। अगर प्रैक्टिकली मैं बात करता हूं, प्रैक्टिकली अगर मैंने बात की है तो प्रैक्टिकली का मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल जब आप ट्रांजिएंट पढ़ोगे तो ट्रांजिएंट में आप देखोगे कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है और उसको डिलीवर भी करता है। मतलब एब्जॉर्ब भी करेगा और डिलीवर भी करेगा, परमानेंटली तो नहीं करेगा, मतलब टेम्परेरी तो करेगा ना, तो वहां पे वो अपने पास स्टोर भी रखेगा और उसको डिलीवर भी करेगा। ओके तो प्रैक्टिकली एल एंड सी, एब्जॉर्ब एंड डिलीवर। ओके प्रैक्टिकली एब्जॉर्ब एंड डिलीवर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है एंड कैपेसिटर क्या होता है। तो बस ये कंडीशन याद है ना, आपको बेसिक अच्छा होना चाहिए। अगर बेसिक आपका अच्छा ना तो कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको सोल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, यहां पे एक क्वेश्चन मैंने यहां पे लिया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो इसको। देखो द टोटल चार्ज इंटरिंग अ टर्मिनल इज गिवन बाय, आपके पास चार्ज गिवन है। ओके Q इक्वल्स टू 5t साइन 4 पाई टी माइक्रो नहीं मिली कूलम। ओके कैलकुलेट द करंट एट t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड। तो आपको यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, आपको करंट को कैलकुलेट करना है एट t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड। तो I इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, dq ऑफ t डिवाइड बाय डी ऑफ टी। ओके इसका डेरिवेटिव कर दो, 5t साइन 4 पाई टी। ओके अब देखो आपके पास यहां पे u डॉट वी रूल लगा सकते हो ना, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा u डॉट वी, मतलब अगर d बाई डी ऑफ टी u डॉट वी मतलब क्या होता है आपके पास, इसका डेरिवेटिव करोगे u डी बाई डी टी वी प्लस वी डी यू बाई डी ऑफ टी। ओके इस तरीके से डेरिवेटिव करते हो तो यहां पे भी आप डेरिवेटिव कर सकते हो। तो आपके पास करंट का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, आई ऑफ टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, 5 को कॉमन ले लो तो u का मतलब आपके पास t, तो t ओके तो यहां पे हो जाएगा cos 4 पाई t इंटू 4 पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, साइन 4 पाई t। ओके ये हो गया आपके पास। अब देखो कि यहां पे आप जब साइन 4 पाई टी, साइन 4 पाई टी मतलब 4 पाई 2 साइन n पाई का मतलब क्या होता है, 0। ओके तो ये टर्म्स क्या हो गया आपके पास, 0 हो गई। और ये टर्म्स कितनी हो जाएगी आपके पास, आई ऑफ टी इक्वल्स टू 5 इंटू 4 पाई इंटू टी कोस ऑफ 4 पाई टी, कोस ऑफ 4 पाई टी। ओके टी का वैल्यू कितना है आपके पास, 0.5 यहां पे पुट कर दो, 0.5 मतलब 1/2। ओके 1/2 यहां पे पुट कर दो तो आई ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 पाई इंटू 1/2 एंड आपके पास कितना हो जाएगा, कोस ऑफ 4 पाई टी, तो कोस ऑफ 2 पाई। कोस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 1 मतलब कितना हो गया आपके पास 10 पाई। और पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। ओके 10 इंटू 3.14 कितना हो गया आपके पास 31.4 मिली एम्पियर।
मिली एम्पियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। इतने सिंपल से क्वेश्चन आते हैं ईएससी के अंदर, तो आपको इस तरीके से इजीली आपको सोल्व करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट कंडीशन। ओपन सर्किट कंडीशन। शॉर्ट सर्किट कंडीशन क्या होती है एंड ओपन सर्किट कंडीशन क्या होती है, इसको ध्यान से सुनना। देखो, जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है, फर्स्ट शॉर्ट सर्किट, ओके, जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन होती है उसके लिए वोल्टेज का जीरो होना कंपलसरी है। याद रखना, वोल्टेज का जीरो होना कंपलसरी है। मतलब ऑलवेज आप क्या करोगे, वोल्टेज को क्या करोगे, जीरो। उस कंडीशन पे ही आप उसको क्या बोलते हो, शॉर्ट सर्किट करंट। जैसे कि अगर मैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करता हूं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक की मैं यहां पे बात करूंगा, ओके, वी और आई। ओके, आपको पता है कि रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये इनका जो नेचर होता है वो लीनियर होता है। ठीक है, लीनियर एलिमेंट होते हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है, अभी अगर किसी को नहीं पता तो ध्यान से सुनना, अभी थोड़ी देर बाद में बताने वाला हूं। ओके, मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, अभी बता दूंगा। अभी नेक्स्ट, अभी जो थोड़ा सेशन आगे चलेगा तो वहां भी पता चल जाएगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखो, जो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर होता है, वो कैपेसिटर होता है, वो लीनियर नेचर के होते हैं। ओके, तो यहां पर ये हो गया आपके पास रेजिस्टेंस। ओके, ओम्स लॉ से आपको पता है कि ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। और ओम्स लॉ के बारे में थोड़ी सी बात में और इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जो ओम्स लॉ होता है ओनली लीनियर के लिए ही एप्लीकेबल है। आपका जो ओम्स लॉ है नॉन लीनियर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर, नॉट फॉर नॉन लीनियर। ये याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ईएससी में। इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं कि ओम्स लॉ कहां पे एप्लीकेबल है, कहां पे नहीं है। ओके, बट गेट जो है तो होता है ना, वो न्यूमेरिकल बेस एग्जाम होता है, बट ईएससी आपका न्यूमेरिकल बेस नहीं होता है। प्री वाले की मैं बात कर रहा हूं। ओके, प्री एग्जाम जो होता है वो आपका थ्योरेटिकल बेस में होता है, जहां पे न्यूमेरिकल भी आएंगे, लेकिन इतने नेक्स्ट लेवल के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे जैसा कि गेट में आता है। यहां पे सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ओके, तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर, नॉट फॉर नॉन लीनियर। ओके, तो यहां पे V इक्वल्स टू आई आर, तो आप R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, V अपॉन आई। ओके, R इक्वल्स टू V अपॉन आई, तो मतलब यहां पे जो करंट होगा शॉर्ट सर्किट कंडीशन के लिए, मतलब वोल्टेज का जीरो होना कंपलसरी है। यहां पे करंट का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैसे, अब देखो, आपको इतना तो पता चल गया कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन के लिए वोल्टेज का जीरो होना कंपलसरी है। अब देखो कि यहां पे R इक्वल्स टू V अपॉन आई, ओम्स लॉ से R इक्वल्स टू V अपॉन आई। ओके, उस कंडीशन पे देखो कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करता हूं, अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करता हूं, ओके, तो यहां पे देखो कि जो ये रेजिस्टेंस है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप मतलब y अपॉन x। y पे क्या है v, x पे क्या है आपके पास i। अब ये स्लोप यहां पे देखो कि यहां पे अगर मैं करंट का वैल्यू इंक्रीज करते जाता हूं, अगर करंट का वैल्यू में इंक्रीज करते जाता हूं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होता जाता है, मतलब स्लोप आपका डिक्रीज होते जा रहा है। मतलब यहां पे आप इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, आपका स्लोप डिक्रीज हो रहा है, फिर आप करंट का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, ओके, फिर आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब फाइनली आप जिस कंडीशन पे पहुंचोगे वो देखो कि एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आप करंट क्या हो जाएगी आपके पास, इंफिनिटी, ओके, माइनस इंफिनिटी टू
इंफिनिटी, आपकी जो करंट होगी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी चली जाएगी। उस कंडीशन पे देखो कि अगर आपके पास करंट इंफिनिटी है, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0, मतलब इसको लिखोगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया 0। तो उस कंडीशन पे शॉर्ट सर्किट कंडीशन के लिए वोल्टेज का 0 होना कंपलसरी है और जो वहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो कितना होगा 0। ओके, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो कितना होगा 0। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं ओपन सर्किट कंडीशन की। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ओपन सर्किट। ओपन सर्किट कंडीशन के लिए क्या कंपलसरी है? ओपन सर्किट कंडीशन के लिए करंट का 0 होना कंपलसरी है ऑलवेज। ओके, करंट का क्या होना जरूरी है? 0 होना कंपलसरी है ऑलवेज। ओके, करंट अगर आपका 0 होगा तो उस कंडीशन पे उसे आप क्या बोलोगे? ओपन सर्किट। ओके, तो यहां पे देखो जो वोल्टेज होगा वो भी आपके पास पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 कुछ भी हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है। अब ऐसे ही आप जैसा कि आपने यहां पे ये ग्राफ प्लॉट किया, यहां से सब कुछ दिख चुका है आपको, तो यहां पे भी मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं। देखो यहां पे मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। देखो V और I। ओके, नॉर्मली लीनियर के लिए आपके पास ये रेजिस्टेंस, ये स्लोप। ओके, तो R का वैल्यू कितना होगा? R इक्वल्स टू V/I। ओके, आपको पता चल गया कि करंट ऑलवेज क्या होगी? 0। करंट का वैल्यू 0 करोगे तो आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ गया? इन्फिनिटी। तो याद रखना ओपन सर्किट कंडीशन के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? इन्फिनिटी। जब आपके पास करंट का वैल्यू ही कंपलसरी है कि करंट का वैल्यू क्या होगा? यहां पे 0 होगा, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी। जहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू इन्फिनिटी है तो उसका मतलब यह है कि वो ओपन सर्किट कंडीशन है। ओपन सर्किट कंडीशन। ओके, मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू इन्फिनिटी कब होगा? जब आपका स्लोप यहां पे कम होता जा रहा होगा, स्लोप आपका इस साइड में शिफ्ट होता जा रहा होगा। ओके, मतलब फाइनली आपका स्लोप यहां पे पहुंच जाएगा, मतलब माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो आपका वोल्टेज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी आपका हो सकता है। तो इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, लेकिन सभी बच्चों को यहां पे प्रॉब्लम होगी। अभी भी बच्चे बोल सकते हैं कि सर आपने बोला था कि करंट को फ्लो कराने के लिए आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होना कंपलसरी है। करंट को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना कंपलसरी है। अब देखो कि जो ये वोल्टेज है ना, ये एक पाथ का वोल्टेज है। ओके, जैसे कि आपके पास ये वोल्टेज सर्किट है। ओके, यहां पे ये रेजिस्टेंस था। ओके, मतलब इसको आपने शॉर्ट सर्किट किया है, इसको शॉर्ट सर्किट किया, मतलब जो ये वोल्टेज है ना, ये पाथ का वोल्टेज है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओनली पाथ के वोल्टेज की बात कर रहा हूं। ओके, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर वोल्टेज 0 होगा तो वहां पे करंट आप कैसे फ्लो करा सकते हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो होना जरूरी है ना वहां पे करंट को फ्लो कराने के लिए। लेकिन जो ये वोल्टेज है ना, एक पाथ का वोल्टेज है। ओके, यहां पे करंट फ्लो होगी माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक आपका करंट फ्लो होगा। ओके, तो ये थी बात शॉर्ट सर्किट कंडीशन की, ये थी बात आपके पास ओपन सर्किट कंडीशन की। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट वाला पूरा लेक्चर कंप्लीट। अब जो बात करेंगे हम जो इसके एलिमेंट हैं, एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से ईएससी क्वेश्चन पूछता है, गेट तो वहां से क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट ईएससी जरूर पूछता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको ध्यान से देखना है। तो देखो कि यहां पे लीनियर एंड नो लीनियर एंड एक्टिव एंड पैसिव, बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल एंड टाइम वेरिंग, टाइम इनवेरिएंट एंड लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट। तो इन एलिमेंट के बारे में जानना है कि एलिमेंट क्या होते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है। ईएससी यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है और अब भी पूछ सकता है। ओके, और क्वेश्चन भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर की। तो देखो, लीनियर एंड नॉन लीनियर को जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपने मैथ में पढ़ा होगा कि y इक्वल्स टू mx। ओके, एक सेकंड इक्वेशन पढ़ा होगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। अगर c का कुछ भी वैल्यू है तो इसके लिए आपके पास ग्राफ समथिंग ऐसा कुछ आता होगा, और अगर यहां पे तो c का वैल्यू तो 0 है, मतलब इसके लिए ग्राफ समथिंग ऐसा कुछ आता होगा।
ओके, तो आपसे पूछूं कि आपके पास जो ये फर्स्ट इक्वेशन है ये लीनियर है या नॉन लीनियर, सेकंड जो इक्वेशन है वो लीनियर है या नॉन लीनियर, या दोनों की दोनों नॉन लीनियर है या दोनों की दोनों लीनियर है। ओके, तो आप बोलोगे कि सर ये तो है आपके पास लीनियर, ओके, और ये है आपके पास नॉन लीनियर। ओके, ये है आपके पास नॉन लीनियर, वो है आपके पास लीनियर। अब ये नॉन लीनियर क्यों है? जब आप यहां पे होमोजेनिटी एंड रेसिप्रोसिटी लगाओगे तो ये यहां पे आपके पास y नॉट इक्वल टू y1 प्लस y2 आ जाएगा। इसको प्रूफ हम फुल कोर्स के अंदर करेंगे। ओके, प्रूफ भी कर सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है हमारे को, अगर इसकी नीड होती तो मैं यहां पे आपको प्रूफ करके भी बता देता। ओके, लेकिन कोई नीड नहीं है, बस इतना याद रखो कि y इक्वल टू mx प्लस c, तो यहां पे ये नॉन लीनियर। आप इसको प्रूव कर सकते हो। मैं आपको कांसेप्ट बता देता हूं कि कैसे आपको प्रूव करना है। सबसे पहले होमोजेनिटी लगाना है, फिर सुपरपोजिशन लगा के दोनों को इक्वल करना है, जो कि मैं आपको सिग्नल एंड सिस्टम में बता दूंगा। जब मैं सिग्नल एंड सिस्टम डील करूंगा तो वहां पे इसको प्रूव करके आपको बता दूंगा। ओके, तो याद रखना है कि ये लीनियर होती है। ओके, तो सबसे पहले लीनियर एंड नॉन लीनियर क्या होता है? देखो, लीनियर वो होता है कि ओम्स लॉ के अंदर आपने देखा होगा, ओम्स लॉ के थ्रू क्या बोलता है? V इक्वल्स टू IR, मतलब V का मतलब y एंड I का मतलब क्या है? x, और R का मतलब स्लोप, मतलब y इक्वल्स टू mx। मतलब मैं बोलना चाहता हूं कि जब vi कैरेक्टरिस्टिक आप प्लॉट करते हो तो वहां पे जो स्ट्रेट लाइन होती है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए फॉर ऑल टाइम, उससे ही आप लीनियर बोलोगे, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। तो आप बोल सकते हो इन vi कैरेक्टरिस्टिक in vi characteristic straight line passing through origin. Okay, in vi characteristic straight line passing through origin for all time, that is called as linear। अदरवाइज उसे क्या बोलोगे? नॉन लीनियर। अदरवाइज नॉन लीनियर। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, ये क्या है? लीनियर एलिमेंट। कैसे? अभी मैं आपको बता देता हूं। ओके, लीनियर एलिमेंट। अब ये लीनियर एलिमेंट कैसे होते हैं? देखो कि आपको पता है कि ओम्स लॉ के थ्रू V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। V इक्वल्स टू IR, मतलब इसका मतलब है y और इसका मतलब है x और इसका मतलब है स्लोप, मतलब y इक्वल्स टू mx। ओके, जब आप यहां पे कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करोगे, देखो ये कैरेक्टरिस्टिक आप प्लॉट करने जा रहे हो यहां पे, तो यहां पे देखो ये तो हो गया आपके पास v y एक्सिस, ये हो गया आपके पास x। ओके, अब यहां पे जो होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि y इक्वल्स टू mx, x का वैल्यू जितना बड़ा होगे उतना आपके पास y का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। अब देखो कि यहां पे जो ये रिप्रेजेंट हुआ है, ये स्लोप क्या है आपके पास? रेजिस्टेंस, मतलब स्लोप। ओके, अभी लीनियर का मैंने डेफिनेशन बताया कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन फॉर ऑल टाइम, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर। मतलब स्ट्रेट लाइन अगर आपका ओरिजिन से पास है उससे ही आप लीनियर बोलोगे, अदरवाइज वो नॉन लीनियर हो जाएगा। ओके, तो ये लीनियर है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कैपेसिटर की,
सेकंड में बात करता हूं कैपेसिटर की, तो देखो इसके लिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक आप प्लॉट करोगे, तो यहां पे देखो ये तो हो गया आपके पास, क्योंकि कैपेसिटर के लिए क्या होता है Q इक्वल्स टू सी वी। ओके, Q इक्वल्स टू सी वी। क्यू का मतलब क्या है y एक्सिस, V का मतलब क्या है x एक्सिस, C का मतलब क्या है स्लोप। ओके, मतलब Q और यहां पे क्या हो गया आपके पास V, एंड यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास स्ट्रेट लाइन, यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन फॉर ऑल टाइम। कैपेसिटर के लिए भी क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ये भी क्या हो जाएगा आपके पास लीनियर। ये क्या हो गया आपके पास स्लोप। सी क्या है, सी किसको रिप्रेजेंट करता है यहां पे स्लोप को। अगर मैं बात करूं इंडक्टर की, अगर मैं बात करता हूं इंडक्टर की, तो इंडक्टर भी क्या है लीनियर एलिमेंट है। ओके, इंडक्टर की भी क्या है लीनियर एलिमेंट है, मतलब आप बोल सकते हो कि फ्लक्स लिंकिंग इक्वल्स टू एल आई, फ्लक्स लिंकिंग इक्वल्स टू एल आई। फ्लक्स लिंकिंग किसको रिप्रेजेंट करती है यहां पे y एक्सिस को, मतलब y एक्सिस को, एंड I मतलब x एक्सिस, L मतलब आपके पास स्लोप मतलब m। ओके, तो यहां पे अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना चाहूं, अगर यहां पे मैं कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना चाहूं तो कर सकते हो ना, देखो। ओके, ये हो गया आपके पास साई और ये हो गया आपके पास आई। ओके, एंड यहां पे हो जाएगा आपके पास स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा आपके पास, तो आप बोलोगे कि इसका जो स्लोप होगा वो कितना होगा L। ओके, तो पता चल गया कि रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर क्या है लीनियर एलिमेंट। ओके, अगर मैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की बात करूं, अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की, देखो सेमीकंडक्टर डिवाइस प्लस सेमीकंडक्टर डिवाइस, ओके, तो आप बोलोगे कि जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है वो क्या होती है नॉन लीनियर। क्या होती है नॉन लीनियर, नॉन लीनियर कैसे। अब सेमीकंडक्टर, सबसे पहले सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, देखो सबसे पहले डायोड हो गया, एक तो डायोड हो गया, मॉसफेट हो गया, जेफीटी हो गया, ओके, मेनी अदर्स। ओके, जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती है वो क्या होती है नॉन लीनियर होती है। अगर आप डायोड का कैरेक्टरिस्टिक यहां पे प्लॉट करना चाहोगे तो डायोड का कर दो, देखो ओके, डायोड करंट, ओके, डायोड वोल्टेज, ओके, मतलब यहां पे जब आप प्लॉट करते हो इस ग्राफ को तो आपने देखा होगा कि जो ग्राफ है वो ऐसा ही आपके पास आता है, मतलब कटिंग पॉइंट के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है। ओके, कटिंग पॉइंट के बाद, इस कटिंग पॉइंट के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलती है, मतलब बट लीनियर का डेफिनेशन क्या होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन फॉर ऑल टाइम। ओके, तो ये क्या नो लीनियर हुआ या नॉन लीनियर, तो आप बोलोगे दिस इज नॉन लीनियर। ओके, दिस इज नॉन लीनियर। अगर मैं अब बात करता हूं कैरेक्टरिस्टिक की, ओके, तो आपको इतना पता चल गया ना सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या होती है नॉन लीनियर, याद रखो, ठीक है, ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर नॉन लीनियर। ओके, सेकंड अगर मैं बात करूं कि यहां पे ये लीनियर है या नॉन लीनियर, ये लीनियर है या नॉन लीनियर, आप बोलोगे कि स्ट्रेट लाइन वी आई कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो मतलब ये भी क्या है आपके पास लीनियर। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक ऐसे प्लॉट करता हूं वी आई कैरेक्टरिस्टिक, और ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूं। ओके, स्ट्रेट लाइन बना देता हूं, तो क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर, तो आप बोलोगे कि सर डेफिनेशन जो बोलता है वो बोलता है कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दैट इज कॉल्ड एज लीनियर। तो यहां पे तो स्ट्रेट लाइन यहीं पे रुक चुकी है, पासिंग थ्रू तो हो ही नहीं रही, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास नॉन लीनियर। ओके, तो नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट में बात करता हूं नेक्स्ट एग्जांपल की
कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर, तो आप बोलोगे कि ये भी आपके पास क्या है, नॉन लीनियर। अगर नेक्स्ट में मैं बात करता हूं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर, तो आप बोलोगे कि नॉन लीनियर। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से पास होना कंपलसरी है लीनियर के लिए। अगर नेक्स्ट में मैं बात करूं कि ये आपके पास वी आई कैरेक्टरिस्टिक में प्लॉट कर रहा हूं, तो क्या ये लीनियर है या नॉन लीनियर, तो मतलब ये फॉर्मूला तो आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला हो गया ना। अगर ये हो गया, क्योंकि कटिंग पॉइंट कुछ तो है यहाँ पे, ओके, c का वैल्यू कुछ तो है, तो ये इसे आप लीनियर बोलोगे क्या? नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो ओरिजिन से पास होना चाहिए था ना, तो इसे क्या बोलोगे आप? नॉन लीनियर। मतलब ये भी आपके पास क्या है? नॉन लीनियर। तो आपको समझ में आ गया कि लीनियर किसे बोलते हैं, नॉन लीनियर किसे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल। ओके, बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल। तो देखो, बाइलेटरल क्या होता है कि जैसे कि हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट किया, जैसे ही हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट किया, वी आई, ओके, तो यहां से आपने रेजिस्टेंस को बोला, इंडक्टर को बोला, कैपेसिटर को बोला कि वो लीनियर एलिमेंट है, वो लीनियर एलिमेंट है। तो यहां पे बात हो रही है बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल की। तो यहां पे इसका डेफिनेशन क्या होता है कि एक रीजन तो आपके पास ये है, सेकंड रीजन आपके पास ये है, थर्ड रीजन आपके पास ये है, फोर्थ रीजन ये है। ओके, मतलब जो भी यहां पे रीजन है, बोथ रीजन के अंदर क्या होना चाहिए, वी आई कैरेक्टरिस्टिक में वोल्टेज एंड करंट का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वोल्टेज एंड करंट का रेशियो सेम होना चाहिए या इंपेडेंस सेम होना चाहिए। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये इस साइड में अगर इंपेडेंस Z1 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, V अपॉन I। ओके, जो भी यहां पे वोल्टेज होगा, जो भी यहां पे करंट होगा, यहां पे I है। ओके, और यहां पे अगर मैं Z2 निकालना चाहूं तो Z2 इक्वल टू V अपॉन I। मतलब अगर Z1 इक्वल टू Z2 हुआ तो इसे ही आप क्या बोलोगे, बाइलेटरल। ओके, इसे ही आप क्या बोलोगे, बाइलेटरल। अदरवाइज उसे क्या बोलोगे, यूनिलेटरल। तो आपको समझ में आ गया कि बाइलेटरल होने के लिए बोथ रीजन के अंदर वोल्टेज करंट रेशियो सेम होना चाहिए या इंपेडेंस सेम होना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया, इन बोथ रीजन voltage and current ratio सेम या इंपेडेंस सेम, उसे ही आप क्या बोलोगे, बाइलेटरल। ओके, उसे ही आप क्या बोलोगे, बाइलेटरल। अदरवाइज क्या बोलोगे, अदरवाइज उसे क्या बोलोगे आप, अदरवाइज उसे आप क्या बोल दोगे, यूनिलेटरल। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन आप ये भी पढ़ सकते हो, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। अगर ओरिजिन के अबाउट में वो सिमेट्रिकल है तो भी वो क्या हो जाएगा, वहां पे बाइलेटरल हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप नोट करके लिख सकते हो, इसको नेक्स्ट लिख सकते हो, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, उसे ही आप क्या बोलोगे, बाइलेटरल। ओके, देखो यहां से जब आप सिमेट्रिकल देखते हो, यहां से सिमेट्रिसिटी देखते हो बोथ साइड में, ओके, ओरिजिन में, तो आपको जिधर इस साइड में जितना ग्राफ है उतना ही आपका राइट हैंड साइड में, मतलब जितना ग्राफ आपका इस रीजन में उतना ही ग्राफ आपका इस रीजन में है, तो मतलब ये बाइलेटरल है। ओके, तो बाइलेटरल के बारे में आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर नेक्स्ट एग्जांपल में यहां पे दे देता हूं, देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, और यहां पे यहां पे जो करंट का वैल्यू है वो 4 एम्पियर है, और यहां पे वोल्टेज का जो वैल्यू है वो 4 वोल्टेज है, और यहां पे जो करंट का वैल्यू है वो, यहां पे जो वो करंट का वैल्यू है -4 है, और यहां पे
4 वोल्टेज है। ओके, अगर मैं यहां पे पूछूं कि ये बाइलेटरल है या यूनिलेटरल है, तो आप बता दोगे कि अगर मैं इस साइड में इंपेडेंस निकालने जाता हूं, इस साइड में इंपेडेंस निकालने जाते हो, तो आप बोलोगे कि वोल्टेज कितना है 4, करंट कितना है 4, मतलब 1 ओम। ओके, इस साइड में आप इंपेडेंस निकालने जाते हो तो निकाल दो यहां पे -4 डिवाइड -4 मतलब 1 ओम। मतलब Z1 इक्वल टू Z2, मतलब आप बोल सकते हो दिस इज बाइलेटरल। ओके, दिस इज बाइलेटरल। अब बाइलेटरल तो है, क्या मैं आपसे यह बोल सकता हूं क्या यह लीनियर है क्या? तो आप क्या बोलोगे कि सर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू तो ओरिजिन है, स्ट्रेट लाइन यहां से यहां तक तो लीनियर है। ओके, बट इसके बाद ये लीनियर नहीं रहा, इसके बाद ये लीनियर नहीं रहा, तो आप इसे बोल दोगे दिस इज नॉन लीनियर। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं वी आई कैरेक्टरिस्टिक, यहां पे प्लॉट करता हूं, देखो। ओके, ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक यहां पे प्लॉट कर दिया। अगर मैं आपसे यहां पे पूछता हूं कि ये यहां पे आपके पास बाइलेटरल है या यूनिलेटरल है, तो आप क्या बोलोगे? जवाब दो जल्दी। ओके, तो आप बोलोगे, सबसे पहले मैंने बोला ना कि यहां से सिमेट्रिकल देखो ना, ओरिजिन के अबाउट में आप सिमेट्रिकल देखोगे, अगर सिमेट्रिकल है तो वो क्या हो जाएगा आपके पास बाइलेटरल। जब ओरिजिन के अबाउट में आप इसका सिमेट्रिकल देखते हो तो यहां पे क्या दिखता है? ये आपका बाइलेटरल। तो ये सिमेट्रिकल है, जितना इधर प्लॉट है वैसा ही आपका इस रीजन में है, तो आप इसे क्या बोल दोगे? बाइलेटरल। ओके, समझ में आया आपको? यूनिलेटरल क्या होता है, बाइलेटरल क्या होता है। यूनिलेटरल मतलब जैसे कि अगर नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं आपसे, नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करता हूं आपसे, यहां पे देखो। ओके, अब ये देखो इसके अंदर आप क्या बोल सकते हो कि ये बाइलेटरल है या यूनिलेटरल। तो आप बोलोगे कि सर इस साइड में जो भी इंपेडेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, और इस साइड में क्योंकि ये V है और ये I है, ओके, ये -I और ये पॉजिटिव V, तो इस साइड में जो भी इंपेडेंस होगा Z2 V/-I, मतलब माइनस में वैल्यू होगा, नेगेटिव वैल्यू। ओके, अगर इसका नेगेटिव वैल्यू होगा तो आप बोल सकते हो ना कि Z1 नॉट इक्वल टू Z2, मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास? यूनिलेटरल। ओके, यूनिलेटरल। तो यूनिलेटरल कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो आप बोल दो कि डायोड भी आपके पास क्या है? यूनिलेटरल। ओके, डायोड क्या है आपके पास? यूनिलेटरल। ओके, आपको इस तरीके से आपको सिमेट्रिकल देखना है कि सिमेट्रिकल मैच खाता है, तो वो क्या हो जाएगा? बाइलेटरल। तो आपके पास एक कंसेप्ट आया होगा कि एवरी लीनियर एलिमेंट आर बाइलेटरल, बट एवरी बाइलेटरल एलिमेंट नॉट लीनियर एलिमेंट। तो इसको ध्यान से आपको लिख लेना है नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि यहां पे देखो कि आप इसको बाइलेटरल तो बोल सकते हो बट इसको लीनियर नहीं बोल सकते हो। ओके, अब देखो नेक्स्ट में यहां पे इसको लीनियर भी बोल सकते हो और इसे बाइलेटरल भी बोल सकते हो, मतलब लीनियर एलिमेंट बाइलेटरल हो सकता है। ओके, बट प्रत्येक बाइलेटरल लीनियर नहीं हो सकता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वाला लिख लो, आप नोट करके लिख लो आप यहां पे। every linear element is bilateral, but reverse not possible, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि डायोड हो गया, मोसफेट हो गया, ये सब क्या है? यूनिलेटरल। और बाइलेटरल रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये क्या है आपके पास? बाइलेटरल एलिमेंट। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में हम बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव। थर्ड है आपके पास एक्टिव एंड पैसिव।
एक्टिव एलिमेंट किसे बोलते हैं? सबसे पहली बात तो है कि एक्टिव एलिमेंट किसे बोलते हैं? जो पावर डिलीवर करते हैं, ओके, जो सेल्फ जनरेट करते हैं, जो सेल्फ जनरेट करते हैं पावर का और सर्किट को ट्रांसफर करते हैं, उसे आप क्या बोलते हो? एक्टिव एलिमेंट। जैसे कि आपके पास ये बैटरी है, ओके, और ये आपके पास रेजिस्टेंस है, मतलब ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट हो गया ना, ओके, और ये वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, ओके, वोल्टेज सोर्स, ओके, ये वोल्टेज सोर्स है, ओके, सेल्फ जनरेट कर रहा है, और सेल्फ जनरेट कर रहा है तो पावर को डिलीवर किसको कर रहा है? ये यहां पे पैसिव एलिमेंट को, रेजिस्टेंस को, ओके, मतलब इस यहां से करंट ट्रेवल हो रही है, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब यहां पे जितना भी पावर जनरेट हुआ वो किसको ट्रांसफर हो रहा है? एलिमेंट को, ओके, मतलब जो जनरेट करता है ना वो क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट, ओके, मतलब आप बोल सकते हो, इसके लिए आप बोल सकते हो नेट अमाउंट ऑफ पावर डिलीवर्ड टू सर्किट, ठीक है, नेट अमाउंट ऑफ पावर डिलीवर्ड टू सर्किट, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव एलिमेंट, ओके, ठीक है, जो पावर का डिलीवर करते हैं, नेट अमाउंट ऑफ पावर डिलीवर टू सर्किट, जो पावर को डिलीवर करते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव एलिमेंट, और जो पावर को एब्जॉर्ब करते हैं वो क्या होते हैं? पैसिव एलिमेंट। तो आप बोल सकते हो, सबसे पहले अगर मैं एक्टिव एलिमेंट की बात करूं तो एक्टिव एलिमेंट होता कुछ नहीं है, ठीक है, एलिमेंट नहीं बोल सकते, ये नेचर जरूर बोल सकते हो कि एक्टिव नेचर कहना सही रहेगा, लेकिन उन्होंने बोल रखा है एक्टिव एलिमेंट, बट इसको नेचर बोलोगे तो वो परफेक्ट है, ओके, मतलब एलिमेंट तो होगा नहीं ना, वो एक प्रकार से नेचर होगा कि उसका ऐसा नेचर है, ऐसा बिहेवियर करेगा। तो मतलब कैपेसिटर भी आपके पास जो रेजिस्टेंस होगा कहीं जगह देखना वो भी एक्टिव की तरह बिहेवियर करेगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। देखो, तो एक्टिव के लिए आप बोल सकते हो कि वोल्टेज सोर्स, एग्जाम्पल वोल्टेज सोर्स, ओके, नेक्स्ट में मैं बात करता हूं जनरेटर, जो सेल्फ जनरेट करते हैं, जनरेटर, ओके, नेक्स्ट में मैं बात करता हूं ओप एम्प, नेक्स्ट में मैं बात करता हूं ट्रांजिस्टर, ओके, ये सब क्या है आपके पास? एक्टिव एलिमेंट जो पावर को डिलीवर करते हैं, ओके, मतलब आप बोलोगे कि हाँ सर ये तो पता है कि ये जनरेट करता है सेल्फ जनरेटर, तो ये तो एक्टिव हो गया और ये भी आपको पता चल गया, लेकिन ये कैसे हुआ, ये कैसे डिलीवर करते हैं? ये वोल्टेज को मेंटेन करके रखते हैं, ओके, ये वोल्टेज को मेंटेन करके रखते हैं, इसीलिए इसको भी एक्टिव एलिमेंट बोला है, ओके, और बाकी के जो रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या बचे आपके पास? जो पावर को एब्जॉर्ब करते हैं वो पैसिव एलिमेंट, ओके। नेक्स्ट में हम बात करेंगे पैसिव, ओके, पैसिव एलिमेंट जो एब्जॉर्ब पावर, जो पावर का एब्जॉर्ब करते हैं उसे आप क्या बोलते हो? पैसिव एलिमेंट। तो एग्जांपल लिख सकते हो आप, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, ओके, कैपेसिटर हो गया, बट कंडीशन कौन सा इंपॉर्टेंट है ये ध्यान से देखना, R ग्रेटर देन 0, CL ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड C ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब रेजिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इंडक्टर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, C ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है, तब ही वो पैसिव की तरह बिहेवियर करेगा। अगर नेगेटिव हो गया ना रेजिस्टेंस तो वो किसकी तरह बिहेवियर करेगा? वो एक्टिव की तरह बिहेवियर करेगा, अभी मैं आपको बता दूंगा, ओके। और यहां पे आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, ओके, एंड यहां पे मतलब लेस देन 0 होना चाहिए, कैपेसिटर लेस देन 0 होना चाहिए, इंडक्टर लेस देन 0, तब ही ये क्या करेंगे? एक्टिव की तरह बिहेवियर करेंगे। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। नेक्स्ट, अगर मैं नेक्स्ट में यहां पे बात करता हूं नेक्स्ट पॉइंट की, ओके, नोट करके लिख सकते हो आप, यहां पे नोट करके आप लिख सकते हो यहां पे कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पैसिव, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट क्या होते हैं? पैसिव, जहां पे कैरेक्टरिस्टिक आप प्लॉट करोगे, ओके, एंड सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होते हैं? एक्टिव, ओके, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एलिमेंट होंगे वो एक्टिव की तरह बिहेवियर करेंगे, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक भी देखने वाले हैं, ओके। तो देखो,
देखो अब मैं बात करता हूं, अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूं। देखो ओके, ये V, ये V एंड ये I। ओके, और यहां पे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आप इसे क्या बोलोगे? इसे आप लीनियर तो बोल दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, इसे बाइलेटरल भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, और इसे ही आप क्या पैसिव एंड एक्टिव कैसे बोलोगे? मैंने बोला ना कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पैसिव, क्योंकि यहां पे जो होगा V अपॉन I का रेशियो, V अपॉन I का रेशियो पॉजिटिव है, तो मतलब पॉजिटिव R, मतलब यहां पे क्या आपके पास पॉजिटिव R। ओके, और यहां पे V अपॉन माइनस I मतलब नेगेटिव R। ओके, और यहां पे भी क्या है माइनस I माइनस V, और यहां पे भी क्या हो गया आपके पास पॉजिटिव R। ओके, और यहां पे देखो नेगेटिव V एंड पॉजिटिव I मतलब माइनस V अपॉन I मतलब आपके पास कितना हो जाएगा माइनस R। मतलब जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है यहां पे नेगेटिव है। ओके, रेजिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव है तो वो किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है? एक्टिव की तरह बिहेवियर कर रहा है। कैसे कर रहा है अभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आपको पता चल गया कि रेजिस्टेंस का वैल्यू पॉजिटिव है। अभी मैंने बताया कि रेजिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पैसिव, तो आप बोल दोगे कि यहां पे फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है, तो मतलब आप बोल दोगे दिस इज पैसिव। अब ये कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में प्लॉट करता हूं, यहां पे देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहां पे प्लॉट करता हूं, ये V एंड ये I। ओके, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, आप इसे लीनियर भी बोल दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लीनियर भी है और बाइलेटरल भी है, बाइलेटरल भी है। क्या इसे आप पैसिव बोलोगे? नहीं बोलोगे। रेजिस्टेंस का वैल्यू यहां पे नेगेटिव है, रेजिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव है तो ये एक्टिव की तरह बिहेवियर करेगा, एक्टिव की तरह बिहेवियर करेगा। अब ये एक्टिव की तरह कैसे बिहेवियर कर रहा है सर, इसको अच्छे से बताओ, ये समझ में नहीं आया। चलो इसको भी मैं आपको बता देता हूं। देखो 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 आपके लिए एक सर्किट देता हूं, इस सर्किट से आपको सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। ये आपके पास एक सर्किट है, ओके, प्लस माइनस 20 वोल्टेज, ओके, और यहां पे आपके पास ये रजिस्टर है और इसका वैल्यू है 20 ओम। ओके, एंड यहां पे आपके पास ये रजिस्टर है, सॉरी ये रजिस्टर नहीं, ओके, देखो यहां पे आपके पास एक करंट सोर्स है जिसका वैल्यू है 1 एम्पियर। ओके, जिसका वैल्यू है 1 एम्पियर। अब ये बताओ कि यहां पे जो 20 वोल्टेज है, पैरेलल में सब जगह वोल्टेज सेम होता है कि नहीं होता? इसके अक्रॉस भी 20 वोल्टेज, मतलब इसके अक्रॉस भी तो आपका 20 वोल्टेज ही होगा। ओके, 20 वोल्टेज ही होगा। अगर मैं इसके अक्रॉस का मैं आपसे रेजिस्टेंस पूछूं कि यहां का रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका वैल्यू दे देता हूं मैं R1, तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 20 ओम। ओके, 20 ओम, मतलब इस करंट सोर्स के अक्रॉस का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 20 ओम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब देखो ये 20 वोल्टेज इसके अक्रॉस का है, इसके अक्रॉस का है, तो क्या आप बता सकते हो कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो होगा? आप बोल दोगे कि सर 20 यहां पे है, इसके अक्रॉस में 20 है, रेजिस्टेंस है, तो I इक्वल्स टू V अपॉन R। ओके, मतलब 20 डिवाइड बाय 20 मतलब 1 एम्पियर, मतलब इसके अंदर भी 1 एम्पियर फ्लो होगा। ओके, और इसके अंदर भी 1 एम्पियर फ्लो होगा। ओके, मतलब यहां पे भी 1 एम्पियर, यहां पे भी 1 एम्पियर, तो इधर से कितना आ रहा होगा? 2 एम्पियर। ओके, मतलब ये डिलीवर कर रहा है, मतलब ये डिलीवर कर रहा है, मतलब ये एक्टिव की तरह बिहेवियर कर रहा है, ये सोर्स एक्टिव की तरह बिहेवियर कर रहा है। ओके, और ये जो आपके पास है, ये जितना भी ये पूरा सर्किट है, ये किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है? आपसे पैसिव की तरह। ओके, अगर मैं इस वोल्टेज का, इस पूरे सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस निकालना चाहूं तो इनपुट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? बता देता हूं वो भी आपको। देखो, अगर मैं इस पूरे सर्किट का इनपुट रेजिस्टेंस निकालना चाहूं
तो यहां से आप इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां का 20 है और यहां का भी आपके पास 20 ओम है, तो आप बोल सकते हो कि 20 ओम पैरेलल है ना दोनों के दोनों, तो 20 ओम पैरेलल R1। ओके, तो मतलब कितना हो जाएगा 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 20 प्लस 20, मतलब कितना हो गया आपके पास 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 40। ओके, मतलब कितना हो गया आपके पास 2 टाइम्स मतलब 10 ओम। ओके, मतलब आप बोल सकते हो कि इस वोल्टेज सोर्स का जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो 10 ओम होगा। ओके, और ये एक्टिव की तरह बिहेवियर करेगा, बाकी का सारा सर्किट किसकी तरह बिहेवियर करेगा, पैसिव की तरह बिहेवियर करेगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सर्किट की मैं बात करता हूं, तो देखो सर्किट यही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस माइनस 20 वोल्टेज। ओके, सेम सर्किट 20 ओम। ओके, और यहां पे क्या कर देता हूं मैं, ये जो करंट का डायरेक्शन चेंज कर देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 एम्पियर। ओके, ये करंट का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया 1 एम्पियर। अब देखो कि आपको पता है कि सर इसके अक्रॉस का वोल्टेज 20 वोल्टेज है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज 20 वोल्टेज। ओके, ये यहां पे देखो, यहां पे एक्टिव की तरह बिहेवियर कर रहा था, यहां पे किसकी तरह बिहेवियर करेगा, देखो कि ये 1 एम्पियर है और यहां पे जब इसके अक्रॉस का 20 वोल्टेज हुआ तो इसमें करंट कितना फ्लो होगा, 20 डिवाइडेड 20 मतलब 1 एम्पियर। ये जितना भी करंट आ रहा था, ये 1 एम्पियर था, वो पूरा इस सर्किट के अंदर फ्लो हो गया। ओके, मतलब यहां पे भी आपको करंट पता चल गया, यहां पे भी करंट पता चल गया। तो इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट जब 1 एम्पियर फ्लो हो रहा था और यहां पे 1 एम्पियर गिवन था, तो आप बता सकते हो क्या कि यहां पे जो करंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा या नहीं होगा, होगा ना। यहां पे जो करंट होगा 0, तभी तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। मतलब ये कोई भी करंट यहां से डिलीवर नहीं कर रहा है, ये कोई भी करंट यहां से डिलीवर नहीं कर रहा है। अब देखो यहां पे, अब देखो, अब आपको बहुत मजा आने वाला है यहां पे। ओके, क्या यहां पे मैं बोल देता हूं रेजिस्टेंस R1। ओके, इस R1 रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या आप, अभी हम फाइंड आउट करेंगे। देखो कि सबसे पहले आप देख लो यहां से कि इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा, इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन I। I का वैल्यू 0 है, I का वैल्यू 0 है, तो मतलब इंफिनिटी, इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इंफिनिटी। ओके, तो आपको इतना पता चल गया कि यहां से जितना भी पावर डिलीवर होगा वो इस सर्किट से ही होगा, इस सर्किट से होगा। ओके, अब देखो आप इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या लिखोगे आप कि सर 20 ओम पैरेलल विद R1, जो भी रेजिस्टेंस होगा। ओके, R1, अब दोनों का पैरेलल निकाल दो, इसका इनपुट रेजिस्टेंस कितना हो गया 1/0 मतलब इंफिनिटी 1/0 इक्वल्स टू 20 इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस 20। ओके, मतलब अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R1 प्लस 20 इक्वल्स टू 0, मतलब R1 का वैल्यू कितना आ गया -20। R1 का वैल्यू जब -20 ओम आ रहा है तभी तो वो किसकी तरह बिहेवियर कर रहा है, एक्टिव की तरह, एक्टिव सोर्स की तरह। मैं यही तो आपको बोलना चाहता था कि रेजिस्टेंस का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो वो एक्टिव की तरह बिहेवियर करेगा, और यहां पे मैंने यही आपको बोला है कि आपके पास सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्टिव की तरह बिहेवियर होगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पैसिव की तरह बिहेवियर होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो पैसिव जो एलिमेंट होते हैं मैंने बता दिया, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया। आप बोलोगे कि सर ट्रांसफॉर्मर कैसे मतलब कैसे पैसिव हो गया सर? अरे यार देखो, ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना, उसमें होता तो इंडक्टिव कॉइल ही ना, बीच में बस कोर डाल देते हो आप, बीच में बस कोर डाल देते हो तो किसकी तरह बिहेवियर हुआ? पैसिव की तरह हुआ ना। ओके, बैटरी भी क्या है? पैसिव। बैटरी कैसे सर? बैटरी तो सर एक्टिव होना चाहिए ना, इसको पैसिव कैसे बोल दिया? देखो यार, ये वोल्टेज सोर्स है। ओके, यहां से करंट डिलीवर हो रही है। ओके, तो यहां पे देखो,
यहाँ पे भी आपके पास वोल्टेज सोर्स, आपने इसको वोल्टेज सोर्स बोल दिया, और यहाँ से करंट डिलीवर हो रही है तो यहाँ पे करंट आ रही होगी ना। इसके अंदर जब इंटर कर रही है ना तो ये बैटरी की तरफ बिहेवियर करेगा। ओके, बैटरी की तरफ बिहेवियर करेगा मतलब पावर को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो मतलब एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, पैसिव है ना, जो पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो यहीं पे हमारा कंसेप्ट खत्म होता है, यहाँ पे पैसिव का, एक्टिव का। ओके, तो हमने इतना यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। फोर्थ है आपके पास टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। ओके, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट क्या होता है, जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक किसी भी टाइम पे चेंज हो रहा हो, किसी इंस्टेंट टाइम पे चेंज हो रहा हो, उसे तो क्या बोलोगे, टाइम वेरिएंट। जो किसी इंस्टेंट टाइम पे चेंज नहीं हो रहा हो उसे क्या बोलोगे, टाइम इनवेरिएंट। जैसे कि हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखो कि ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपने प्लॉट किया। ओके, अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है आपके पास एट टी इक्वल टू t1 टाइम पे। ओके, t इक्वल टू t1 टाइम पे आपके पास यही स्ट्रेट लाइन है। ओके, अगर मैं t का वैल्यू t2 करता हूं तो भी आपके पास यही स्ट्रेट लाइन है, और t का वैल्यू अगर मैं t3 करता हूं तब भी आपके पास यही स्ट्रेट लाइन है, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो आप इसे क्या बोलोगे, टाइम इनवेरिएंट। टाइम के साथ इस स्ट्रेट लाइन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो उसे क्या बोलोगे, टाइम इनवेरिएंट। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है एट t इक्वल टू t1 टाइम पे ये है, और यहां पे एंगल बता देता हूं थीटा। ओके, अगर t इक्वल टू t2 करता हूं तो t2 टाइम पे आपके पास जो ये स्ट्रेट लाइन है वो ये हो गई थीटा, t इक्वल टू t2। और अगर t इक्वल टू t3 करूं तो t इक्वल टू t ऑफ 3 करूं तो t3 किया तो यहां पे देखो t इक्वल टू t3 पे ये क्या हो गया, थीटा 3 पे। मतलब अगर टाइम चेंज कर रहे हो तो आपका स्ट्रेट लाइन भी चेंज हो रहा है, उसका स्लोप भी चेंज हो रहा है, तो मतलब ये क्या है आपके पास, टाइम वेरिएंट। ओके, तो टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे टाइम इनवेरिएंट होता है एंड कैसे टाइम वेरिएंट होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिफ्थ लैम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। देखो, लैम्प्ड एलिमेंट वो होते हैं जिन्हें हम नेटवर्क थ्योरी के अंदर यूज करते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट वो होते हैं जिन्हें हम पावर सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। ओके, जिन्हें हम पावर सिस्टम के अंदर यूज करते हैं। लम्प्ड एलिमेंट मतलब वो होता है जिन्हें आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, फिजिकली सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप बोल सकते हो फिजिकली सेपरेट। ओके, जैसे कि आपके पास ये वोल्टेज सोर्स है, यहां पे ये इंडक्टर रेजिस्टेंस होता है, ये आपके पास इंडक्टर हो गया, ये आपके पास कैपेसिटर होता है, सेपरेट होते हैं ना फिजिकली। ओके, तो फिजिकली सेपरेट है तो आपने इसको क्या बोला, लम्प्ड नेटवर्क, और जिसका नेटवर्क थ्योरी के अंदर आप इसका यूज करते हो, जो नेटवर्क थ्योरी के अंदर आप जो नेटवर्क यूज करते हो वो लम्प्ड नेटवर्क होता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड कोई दिक्कत नहीं, एलिमेंट ही होगा वहां पे भी, रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ओके, तो यहां पे इसका जो यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट का, वो कहां पे यूज किया जाता है, आपका पावर सिस्टम में। कैसे, क्योंकि यहां पे जो आपके पास पावर सिस्टम के अंदर रेजिस्टेंस, इसके अंदर, इसी के अंदर सब कुछ होगा, इसी के अंदर सब कुछ होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, इंडक्टर भी होगा, जिसका ओम पर मीटर इसका यूनिट होगा, मिलीमीटर भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, कैपेसिटर का कितना हो जाएगा, फेरड पर मीटर या
हेनरी पर मीटर। ऐसे जहां पे यूनिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट होगा, जो साथ में होंगे, जो साथ में कनेक्टेड होंगे। ओके, तो याद रखना जो नेटवर्क थ्योरी के अंदर यूज किए जाते हैं वो लम्प्ड नेटवर्क होते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट होते हैं वो कहां पे यूज किए जाते हैं, आपके पावर सिस्टम के अंदर यूज किए जाते हैं। तो बस इतना सा याद रखना। देख लो ना यार, जहां पे यूनिट ओम पर मीटर और फेरेड पर मीटर लग गया तो मतलब पावर सिस्टम। ओके, यहां पे तो कभी आपने ओम पर मीटर नहीं किया होगा, रेजिस्टेंस का ओम ही होता है सर, इंडक्टर का हेनरी होता है सर, कैपेसिटर का फेरेड होता है सर, बस यही तो आपने यूज किया होगा। तो याद रखना लम्प्ड नेटवर्क का आप कहां पे यूज करते हो, नेटवर्क थ्योरी के अंदर, और आप पावर सिस्टम के अंदर क्या यूज करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। ओके, तो इतना यहां पे ये एलिमेंट सारे कंप्लीट होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते। ओके, ईएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, देखो अब देखो यहां पे एक करंट का डायरेक्शन है आई, जिसको नहीं दिख रहा वो मैं बता देता हूं। देखो यहां पे आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है। ओके, यहां पे आपको इसका ये डायोड है, ठीक है, ये यहां पे डायोड है, ये यहां पे डायोड है, 2 मीटर को, ये यहां पे डायोड है और यहां पे बैटरी है, और यहां पे आपके पास ये वोल्टेज है। और इस कंडीशन में बोल रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक बताओ। ये ईएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ईएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। देखो यहां पे अगर वोल्टेज ये है तो आप यहां से केवीएल लगाओगे, डायोड है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, ये बैटरी है प्लस और माइनस, अप्लाई केवीएल मतलब ये प्लस टर्मिनल माइनस V प्लस 2I प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब वोल्टेज इक्वल टू 2I प्लस 5। ओके, मतलब Y इक्वल टू mx प्लस C। तो आपको पता चल गया कि जो C का वैल्यू है वो कितना है, 5। ओके, और स्लोप का जो वैल्यू है वो कितना है, 2। ओके, मतलब आप बोल सकते हो ना कि स्लोप मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, 2। ओके, और C का वैल्यू कितना है आपके पास, 5। आप इसको प्लॉट करना चाहोगे V और I के कैरेक्टरिस्टिक में, और देखो कि जब आप करंट का वैल्यू 0 करोगे, जब करंट का वैल्यू 0 करते हो तो वोल्टेज का वैल्यू कितना आएगा, वोल्टेज का वैल्यू आएगा 5। ओके, और जब करंट का वैल्यू आप बढ़ाते हो, जब करंट का वैल्यू बढ़ाते हो, मान लो कि आपने यहां पे 5 एम्पियर करंट ले लिया, तो करंट का वैल्यू बढ़ाया तो 5 इंटू 2 मतलब कितना होगा, 10 और 15। ओके, तो वोल्टेज का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ओके, अब देखो करंट का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे वोल्टेज का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा 5 से। ओके, तो यहां से आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ओके, और इसका जो स्लोप होगा वो रेजिस्टेंस होगा, और इसका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको, इतने सिंपल से क्वेश्चन पूछता है ईएससी। जितना मैंने पढ़ाया उससे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज किया तो चीजों का। देखो तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑप्शंस देखो, 2 मीटर को देखो, यहां पे देखो कि यहां पे स्लोप आपके पास कितना था, यहां पे स्लोप आपके पास 1/2, बट यहां पे देखो कि आपके पास स्लोप 2 और 5 से कटिंग, मतलब यही ग्राफ आपको मिल रहा था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, सी। ओके, नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ईएससी में पूछा हुआ है। द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट इन शोन इन द फिगर गिवन बिलो द एलिमेंट। अब देखो कि यहां पे अब देखो ये एलिमेंट है। अब देखो कि आप इसको इतना तो बोल सकते हो नॉन लीनियर, क्योंकि लीनियर के लिए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए। ओके, तो ये तो क्या है, नॉन लीनियर, और यहां पे रेजिस्टेंस आपके पास पॉजिटिव है और यहां पे रेजिस्टेंस आपके पास नेगेटिव है। मैंने बोला था कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पैसिव, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्टिव, लेकिन यहां पे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो सर क्या करें, आप इस कंप्लीट होल को देखो, इस कंप्लीट होल को देखो। अगर कंप्लीट को देखते हो तो नेगेटिव वैल्यू आई है, नेगेटिव वैल्यू यहां पर रिप्रेजेंट हुई है, तो वो एक्टिव की तरह बिहेवियर करेगी।
एक्टिव की तरह बिहेवियर करेगी। ओके, तो मतलब कंप्लीट वैल्यू, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड, जहां पे नेगेटिव वैल्यू रेजिस्टेंस आ जाता है वहां पे वो एक्टिव की तरह हो जाएगा। ओके, तो मतलब यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास एक्टिव, एंड ये हो गया आपके पास एक्टिव, एक्टिव और नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। और थर्ड अगर मैं बात करूं, अगर मैं थर्ड आपसे बात करूं कि ये यूनिलेटरल होगा या बाइलेटरल, तो आपको भी पता है कि इस साइड का इंपीडेंस पॉजिटिव होगा और इस साइड का नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास यूनिलेटरल। ओके, यूनिलेटरल। तो देख लो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नॉन लीनियर, एक्टिव एंड नॉन बाइलेटरल। नॉन बाइलेटरल मतलब यूनिलेटरल। ओके, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, देखो थर्ड क्वेश्चन है, इसको मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये भी ईएससी में पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व कीजिए घर पे जाके। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसका आपका कमेंट में आंसर चाहता हूं, इसका कमेंट में आपको आंसर देना है, तो इसको जरूर भी आपको सोल्व करना है। और दूसरी चीज मैं बता देता हूं आपको कि जो जेनिक लाइव ऐप है उसको जरूर इंस्टॉल कर लेना। और जो बच्चे गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गेट 2022 में क्या होगा कि यहाँ पे जेनिक लाइव ऐप पे सारे के सारे कोर्सेस वहां पे चल रहे हैं, वीओडी फॉर्म में चाहिए आपको, जीडी फॉर्म में चाहिए आपको, लाइव सेशन आपको अटेंड करना है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही आपको सारी की सारी चीजें इंफॉर्मेशन वहीं पे आपको मिलने वाला है। ओके, एंड जेनिक के जो भी कोर्सेज 3 कोर्सेज चल रहे हैं, जेनिथ, ग्रेविटी एंड गैलेक्सी, तो आपको जिनको परचेज करना है वो भी आप उनको परचेज कर सकते हो और जेनिक वेबसाइट पे जाके आप उनको ले सकते हो। थैंक यू, टेक केयर।